वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज बात करेंगे कि क्यों जो है भारत की जगह जो है कंपनियां जा रही हैं वियतनाम में। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी कंपनियां जो है चाइना से शिफ्ट हो रही हैं, लेकिन वो भारत में नहीं आ रही हैं, वो जा रही हैं वियतनाम में। बहुत ही कम जो है मामूली सी संख्या में जो है कंपनियां यहाँ आ रही हैं। तो ऐसा क्यों है? तो उससे पहले जो है कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन समझ लें। तो पहली बात तो हमें ये समझने की है कि चाइना से कंपनियां या मैन्युफैक्चरिंग इसलिए शिफ्ट नहीं हो रही है क्योंकि कोरोना वायरस फैला चाइना से, इसलिए शिफ्ट नहीं हो रही क्योंकि अमेरिका और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है। तो ये कारण जो है उसके नहीं है। एक्चुअल में जो है मैन्युफैक्चरिंग की शिफ्टिंग जो है चाइना से दूसरे देशों में बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। ये एक चार्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 2016 से ही जो है यहाँ गिरावट शुरू हो गई थी। तो यहाँ आपको स्पेसिफिकली दिख रहा है स्मार्टफोन प्रोडक्शन का, जो कि जो है चाइना से कम होता गया लगातार 2016 से ही। तब ना कि कोरोना था ना ही ट्रेड वॉर चल रहा था, लेकिन ये चीज़ें शुरू हो गई थी। वैसे ही अगर हम देखें फुटवेयर का प्रोडक्शन, दूसरी और चीज़ों का प्रोडक्शन जो है वो भी चाइना से जो है लगातार कम हुआ है और वो वियतनाम की तरफ बढ़ा है। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो 2007 से ही जो है ये कम होता रहा है लगातार। ऐसा नहीं है कि कोरोना या ट्रेड वॉर या दूसरे कारण के कारण हो रहा है। तो चीज़ें जो है पहले से ही हो रही थी और आज भी हो रही हैं। बस फ़र्क ये है कि आज जो है हमें मीडिया का अटेंशन मिल रहा है, थोड़ी बहुत इस पर बात हो रही है जो पहले नहीं होती थी। अब इसका कारण क्या है कि क्यों जो है चाइना से मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है? तो यहाँ अगर हम देखें, ये है आबादी का एज ग्रुप का एक चार्ट। तो कोई भी देश जो है कितनी तरक्की करता है ये निर्भर करता है कि उस देश में वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। वर्किंग एज का मतलब होता है कि काम काज करने वाली उम्र। तो 0 से 15 साल तक के जो लोग होते हैं उनको हम डिपेंडेंट मानते हैं क्योंकि वो काम नहीं करते। वैसे ही 60 के ऊपर के लोगों को भी डिपेंडेंट मानते हैं क्योंकि वो रिटायर हो चुके होते हैं। तो ये जो बीच की एज है 15 से लेके 60 तक की, उसी को जो है माना जाता है वर्किंग एज। और जिस देश में इस वर्किंग एज का प्रपोर्शन सबसे ज़्यादा होगा वहाँ जो है काफ़ी अच्छी आर्थिक तरक्की होती है, और जहाँ जो है ये प्रोपोर्शन कम हो जाता है वहाँ तरक्की रुक जाती है। अच्छा उदाहरण जो है इसका आपको जापान मिलेगा। जब जापान जो है 90s में इसका प्रोपोर्शन बहुत अच्छा था तो बड़ी तेज़ी से ग्रो किया था, अब जो है काफ़ी ख़राब हो गया है तो वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो चाइना का भी जो है 2010 में जो है उस लेवल से जो है पीक आउट हो गया था और अब जो है धीरे धीरे वो डिक्लाइन में है। और जो है जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है वो एक्चुअल में चाइना खुद चाहता है कि शिफ्ट हो जाए। वो खुद जो है एक्चुअल में उसमें मदद कर रहा है। वो क्यों कर रहा है उसको भी समझते हैं। तो उसका कारण ये है कि जैसे जैसे कोई देश तरक्की करता है तो वहाँ की आबादी शिक्षित हो जाती है, और जब शिक्षित हो जाती है तो वो छोटे काम करना पसंद नहीं करती, और वो देश खुद भी नहीं चाहता कि उसके लोग जो है छोटा काम करें। वो चाहता है कि हाई वैल्यू वाला काम करें, ताकि जो है हम जो है कम मेहनत में जो है ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ लेके आ सकें। तो आप चाहें तो 100 आदमियों को ऑल्टो जैसी कार बनाने में लगा सकते हैं, और 100 आदमियों को जो है आप चाहें तो टेस्ला या मर्सिडीज़ जैसी कार बनाने में लगा सकते हैं। दोनों जगह आदमी बराबर लगे हैं, कार भी वही बन रही है, लेकिन एक की वैल्यू कुछ है और दूसरे की वैल्यू कुछ और है। तो चाइना का फोकस जो है वो बदल चुका है। चाइना का फोकस जो है पूरी तरह से है हाई वैल्यू वाली प्रोडक्ट पे। अब इसीलिए जो है चाइना का खुद जो है कुछ ऐसे स्टेप उनकी सरकार ले रही है, जैसे लगातार जो है चाइना में लोगों की सैलरी बढ़ाई जा रही है, लेबर की सैलरी बढ़ाई जा रही है। अब लेबर की सैलरी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करने पे उतना प्रॉफिट अब नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। अब ये चीज़ आप खुद समझिए कि चाइना ये खुद कर रहा है। खुद क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना चाहता है कि अब हाई वैल्यू वाली चीज़ हमारे देश में बने, ये चिंदी बिंदी काम जो है दूसरे देशों में ट्रांसफ़र हो जाए, वो खुद ये चाहता है। तो इसीलिए जो है वो खुद जो है लगातार जो है सैलरी बढ़ा रहा है। तो पिछले 7-8 साल से देखिए तो 10-15% की स्पीड से जो है वो अपने लेबर की सैलरी बढ़ाता जा रहा है।
तो अगर हम इसको देखें, इसको बोला जाता है लेबर कॉस्ट इंडेक्स, तो ये चाइना का लेबर कॉस्ट इंडेक्स है। तो 2011 में देखिए कहाँ पे था इसकी वैल्यू, और अब जो है कहाँ पे पहुँच गई है। तो इसका मतलब ये है कि लगातार जो है चाइना में लेबर महंगा होता जा रहा है, और लेबर जो है चाइना की सरकार के खुद के स्टेप लेने के कारण हो रहा है, ना कि किसी बाहर के फैक्टर से। तो चाइना खुद ही जो है ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसका फोकस हाई वैल्यू चीज़ों पर अब आ गया है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, वो क्या चीज़ देखता है किसी भी देश में अपनी फैक्ट्री लगाने से पहले, बड़ा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से पहले, वो दो चीज़ देखता है। सबसे पहली चीज़ वो देखता है कि बड़ा डोमेस्टिक मार्केट हो, यानी कि अगर हम उस देश से एक्सपोर्ट ना भी कर पाएँ तो भी उस खुद के देश में ही इतनी डिमांड हो कि वहीं से जो है हमारा अच्छा खासा बिजनेस चले। तो चाइना में वो चीज़ मिलती है, भारत पे भी वो चीज़ मिलती है। और दूसरी बात जो है, अगर हम देखें गुड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, यानी कि चीज़ों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की कितनी सहूलियत है। यहाँ पे जो है हम थोड़े ख़राब हैं, वियतनाम जो है अच्छा है। चाइना यहाँ बहुत बढ़िया है, एक्सपोर्ट का उसने बहुत बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। अब अगर हम कुछ फैक्टर्स पे देखें कि कहाँ पे वियतनाम हमसे बेहतर है, और यही कारण है कि क्यों जो है वियतनाम में कंपनियाँ ज़्यादा जा रही हैं। तो पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही बेहतर है वियतनाम में, यहाँ से बहुत ही बेहतर है। लोग जो है यहाँ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हैं। कहने को तो डिग्रीधारी लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में, पर उनको आता जाता ज़्यादा नहीं है। तो वियतनाम जो है अपनी जीडीपी का 7.5% जो है हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करता है। यहाँ पे हमारा खर्चा जो है सिर्फ 4.6% है। अब ये 4.6% में से भी अधिकतर बर्बाद जाता है, क्योंकि ये एक्चुअल में एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए खर्च नहीं होता। ये कहाँ खर्च होता है? मिड डे मील में खाना खिला दिया हमने। ये कहाँ खर्च होता है? आरक्षण के नाम पे इधर उधर जो है हमने जो है लोगों की फ़ीस भर दी, बच्चों की फ़ीस भर दी, तो वहाँ चला गया। और कहाँ जाता है कि हमने जो है स्कूल में लड़कियों के लिए स्कूटी बांट दी, कुछ ही जगह साइकिल बांट दी। तो ऐसी चीज़ों में जो है हमारा बजट जाता है, ना कि एजुकेशन क्वालिटी में। तो एक्चुअल में ये 4.6% भी कहने को है, असल में जो है ये 2% भी नहीं है। अब जो है हमारा जो बिज़नेस का माहौल है वो भी ख़राब है। तो अगर आपको फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो आपको 27 तरह के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए इधर से उधर भटको, सरकारी फाइलें यहाँ से वहाँ धीरे धीरे चलेंगी। लेकिन वियतनाम में ऐसा नहीं है। वियतनाम में सिर्फ 8 अप्रूवल लेने होते हैं और आपका काम ख़त्म, और ये भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा बहुत ख़राब है। सड़कें जो है उतनी अच्छी नहीं है, ट्रक जो इस स्पीड पे चलते हैं वो भी बड़ी कम है। मालगाड़ियों की तो पूछो ही मत, आधे समय वो खड़ी ही रहती हैं। तो स्पीड हमारी जो है ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसके कारण जो है जो ट्रांसपोर्टेशन करना है वो महंगा भी तो होता ही है, साथ में समय ज़्यादा लगता है। और एक्सपोर्ट करने के लिए जो है पोर्ट्स पर जो टर्न अराउंड टाइम जो है हमारा बहुत ज़्यादा है वियतनाम के मुकाबले। तो पोर्ट्स पर जब माल आता है उसको पैक करके जहाज़ों पे लादना, अप्रूवल लेना, क्लियरेंस करना, इस काम में भी हमें जो है कई गुना ज़्यादा टाइम लग जाता है वियतनाम के मुकाबले। तो ये सारी चीज़ें जो है वियतनाम के पक्ष में है और हमारे खिलाफ हैं। साथ में एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पे है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और हमारे यहाँ है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में कोई काम जो है ढंग से सही तरीके से हो नहीं पाता, हर आदमी एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है। तो कोई भी पार्टी सत्ता में हो, अगर वो अच्छा काम करना भी चाहती है तो विपक्ष में चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ उसके विरोध करने का ही काम करता है। और एक और बढ़िया फ़ायदा जो है वियतनाम के साथ मिलता है कि वियतनाम जो है आसियान देशों का एक जो ग्रुप है उसका मेंबर है, और वियतनाम का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इन सारे देशों के साथ है। चाइना भी जो है इसका सदस्य जो है हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई आदमी वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो क्योंकि वियतनाम का इन सारे देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इतने सारे देशों में भी उसको जो है मार्केट मिल जाता है। और साथ में चाइना का मार्केट भी इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ भी जो है वो एग्रीमेंट है। और अच्छी बात यह है कि अमेरिका ने जो है वियतनाम को मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा दे रखा है।
यानी कि आप अगर वियतनाम से मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका में भी सामान बेचना चाहो तो बड़ी आसानी से हो जाता है। तो काफ़ी कुछ बेनिफिट जो है टैक्स में ये सब में अमेरिका भी इनको देता है। और एक और फ़ायदा जो वियतनाम के पक्ष में है, हमारे पक्ष में नहीं है, वो ये है कि शिफ्ट करना जो है वो भी सस्ता है। अब अगर हम देखें कि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होता था वो ये साउथ वाले पार्ट में होता था, पूरा का पूरा इधर ही, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं था। अब अगर कंपनियों को शिफ्ट करना है तो वियतनाम में पाने के लिए उन्हें यहाँ से यहाँ तक ही चलना है, बस ज़रा सा खर्चा होना है। और वियतनाम चाइना से लगा हुआ भी है, पड़ोसी भी है, लेकिन यहाँ से यहाँ अगर उनको जाना है इंडिया तक तो डबल ट्रिपल खर्चा। तो अब ये खर्चा भी कंपनियों को सोचना पड़ता है। अब इसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार को जो है कुछ सहूलियत देने की ज़रूरत है, कुछ जो भी ट्रांसपोर्टेशन या शिफ्टिंग कॉस्ट हो रहा है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके जो है कंपनियां इधर आने का सोचेंगे। तो ओवरऑल कुछ और फ़ायदे की बात करें, टैक्स का भी स्ट्रक्चर जो है वियतनाम में लो है। तो हमारे यहाँ कॉरपोरेट टैक्स है 22%, जो कि अभी हाल ही में हुआ है कटौती होने के बाद, अदरवाइज इससे पहले तो 30 से 35% था। वियतनाम में जो है 15 से 17% है, जो कि काफ़ी कम हो जाता है। तो यानी कि कंपनियों को वियतनाम में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। और क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, साथ में जो है वियतनाम का चाइना और जापान के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इसके कारण जो है उसको बड़े मार्केट भी इजीली मिल जाते हैं, जो कि यहाँ नहीं मिलते। हमारा जो है चाइना के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, तो हम जो है उधर सामान जो है इजीली नहीं बेच पाते। तो अगर वो कंपनियाँ इधर आ जाती हैं, मान लेते हैं, तो चाइना में उनको सामान बेचने में दिक्कत होगी। कस्टम ड्यूटी भी वियतनाम में बहुत कम है, बिजली की कीमत भी जो है वहाँ पे कम है, हमारे यहाँ ज़्यादा है, और उधर की करेंसी भी स्टेबल है। हमारी करेंसी स्टेबल कम इसलिए है क्योंकि तेल पर हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है, सोना हम बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं, डिफेंस इंपोर्ट भी हम बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो इन सब के कारण जो है हमारी खुद की जो है आउटफ्लो इतना ज़्यादा होता है, और जब भी इन चीज़ों के भाव ऊपर नीचे होते हैं तो उसके कारण जो है हमारा रुपया और डॉलर का इक्वेशन जो है वो गड़बड़ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वियतनाम में बहुत सारे फ़ायदे जो है मिलते हैं कंपनियों को, जो यहाँ पे नहीं मिलते। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्यों चाइना सपोर्ट कर रहा है वियतनाम का। तो एक्चुअल में चाइना बहुत मदद कर रहा है, जो कंपनियां जाना चाहती हैं वो वियतनाम चली जाए। तो एक तो फ़ायदा चाइना का ये है कि भले ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इधर हो, लेकिन रॉ मटेरियल सप्लायर हमेशा चाइना ही रहता है। अब भले ही हमारे देश में फ़ोन असेंबल होने लगे हैं, पर फ़ोन की चिप विप तो बन के तो चाइना से आ रही हैं। तो जो है कहीं पे भी हो, फ़ायदा इधर होना ही होना है। और एक बड़ा फ़ायदा ये है कि चाइना के संबंध जो हैं वो अमेरिका से उतने अच्छे नहीं हैं, हमसे उतने अच्छे नहीं हैं। थोड़ी बहुत गड़बड़ जो है यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ भी होती रहती है, लेकिन इन सारे देशों की वियतनाम से कोई समस्या नहीं है। तो चाइना ऐसा देखा गया है वो क्या करता है कि अपने सामान को वो मेड इन वियतनाम बता के बेच देता है ऐसे देशों में। तो मान लो कि कभी इंडिया ने लगा दिया चाइना के कुछ सामान पर प्रतिबंध, तो चाइना क्या कर सकता है, अपना सामान सीधे हमको बेचने की जगह क्या करेगा, वो भेज देगा उस सामान को वियतनाम में, और वियतनाम के थ्रू यहाँ पे भेज देगा। तो एक्चुअल में उसका काम यहाँ पे बन जाएगा। अब ये बहुत बड़ा टेक्निकल बेनिफिट जो है इधर मिल जाता है, और हमारे यहाँ का इंटेलिजेंस कस्टम इतना सक्षम नहीं है, और उसकी इतनी इच्छा शक्ति भी नहीं है कि इन सारी चीज़ों को रोके, उनको काउंटर करे। तो बहुत से चीज़ें जो है हमारे यहाँ चाइना जो है वियतनाम के रास्ते डंप करता है, और हम जो है उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ एडवांटेज ना हो, हमारे पास भी कुछ बड़े एडवांटेज हैं। बड़ा एडवांटेज ये है कि खुद का हमारा बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, तो दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, तो खुद जो है इतना बड़ा बाज़ार यहाँ पे इस देश में आपको मिल जाता है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। साथ में हमारे कई सारे देशों से अच्छे संबंध हैं, तो यहाँ से अगर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो दूसरे देशों में सामान बेचने में भी आसानी होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों का फ़ायदा हम इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें बहुत ही बेकार हैं, जैसे कि लैंड रिफॉर्म की हमें सख्त ज़रूरत है, लेबर रिफॉर्म की हमें सख्त ज़रूरत है। तो इस देश में फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण करना जो है बड़ा मुश्किल काम होता है, उसी के नाम पे जो है दंगे फसाद चलते रहते हैं।
लेबर रिफॉर्म की भी ज़रूरत है। हर कभी लेबर यूनियन जो है कुछ ना कुछ धरने प्रदर्शन पे आ जाती हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो हमारे जो भी एडवांटेज है वो इन सारी कमियों के कारण जो है वो बेकार हो जाते हैं, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। और सबसे बड़ी ख़राबी है कि बड़ी थर्ड क्लास पॉलिटिक्स यहाँ पे होती है। तो आप अगर देखेंगे कि टाटा मोटर्स जो है वो बंगाल में जाती है प्लांट लगाने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी उसको भगा देती हैं। अभी हाल ही में देखें तो पिछले साल जो है वेदांता को तमिलनाडु से भगा दिया गया। फिर अगर हम देखें कि कोरिया की कंपनी पॉस्को को उड़ीसा से भगा दिया गया। और अभी अगर हाल ही में देखें कि जापान के साथ जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उसकी फंडिंग रुकवा दी। तो ऐसी घटिया राजनीति हमारे देश में चलती है कि जो विपक्ष में बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ टांग अड़ाने में ही लगा रहता है। तो इसी घटिया राजनीति के कारण भी जो है यहाँ पे बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि कंपनियाँ नहीं आ पाती। जब हम खुद अपनी देश की कंपनियों को, टाटा मोटर्स को, वेदांता को, इन जैसों को जो है हम काम नहीं करने दे पा रहे, तो आप सोचिए बाहर की कंपनियों के लिए कितना मुश्किल होगा। तो ये बड़ी समस्या है। साथ में लोगों में स्किल की काफ़ी कमी है, तो चीज़ें उन्हें आती नहीं हैं। हमारा एजुकेशन सिलेबस जो है वो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से है ही नहीं। स्कूलों की बात करें, कॉलेजों की बात करें, तो वो उसके हिसाब से है ही नहीं। जबकि आप इधर देखें, वियतनाम को देखें, दूसरे देशों को देखें, तो ये सारी चीज़ें उधर इन्वॉल्व हैं। कहने को तो मोदी जी ने आके शुरू करवा दिया स्किल इंडिया मिशन, पर एक्चुअल में कुछ खाम खास हो नहीं रहा है। और बड़ी समस्या यह है कि क्लियरेंस मिलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इधर से उधर भागो, यहाँ से वहाँ फाइल लिए घूमो। तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की ज़रूरत है जो इधर पे नहीं है। तो इसी के साथ जो है आज की बात ख़त्म की जाती है। फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।